नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। आज सदन के अंदर दूसरी पाली के दौरान कल्याण विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान जो है एक शब्द का इस्तेमाल हुआ और उस पे जो है पूरा सदन या फिर ज़्यादातर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के जो एमएलए हैं, नेता प्रतिपक्ष हों या फिर मिनिस्टर हों, उन्होंने अपनी अपनी जो है राय देनी शुरू कर दी। और वो शब्द डिलिमिटेशन है। डिलिमिटेशन का मतलब परिसीमन होता है। दरअसल डिलिमिटेशन क्या वाकई में आने वाले झारखंड के लिए, झारखंड की राजनीति के लिए एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? इन्हीं तरीके के कई सवाल हैं। डिलिमिटेशन है क्या, ये जब लागू होगा तो उसका असर क्या पड़ेगा, जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों के तरफ से जो चिंताएं जाहिर की गई वो क्या है, इन तमाम तरीके की पहलू पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर से यह समझ लेते हैं कि एक सवाल जो है, एक जो दर्शक या फिर मैं भी बहुत ज़्यादा डीपली डिलिमिटेशन को लेकर के जो है नॉलेज है नहीं, तो डिलिमिटेशन है क्या? ये जो चर्चा सदन के अंदर आया, शब्द आया, क्या होने जा रहा है? देश के आजाद होने के बाद संसद ने एक परिसीमन अधिनियम का गठन किया। परिसीमन अधिनियम का मतलब है जो ये परिसीमन अधिनियम के तहत एक परिसीमन आयोग का गठन होगा और वो जो आयोग है वो समय समय पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करेगा। मान लीजिए कहीं अगर जनसंख्या बढ़ गई है तो उस जनसंख्या को दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में शिफ्ट करना, या जनसंख्या बहुत बढ़ गई है तो सीटों की संख्या में भी वो वृद्धि कर सकता है जी। अब परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं और यह परिसीमन आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर और लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करता है। इसको अधिनियम के तहत विशेषाधिकार दिया गया है। ये परिसीमन आयोग जो निर्णय करेगा उसको आप अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं। यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि परिसीमन आयोग अगर पुनर्निर्धारण लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का कर दिया, उसके बाद अगर यह जुडिशियरी में मतलब अदालत में इसको लेकर मुकदमा होने लगे तो वर्षों तक मुकदमा चलेंगे और जो समय समय पर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना है उससे प्रभावित होगा। तो पिछली बार 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ। 2008 में उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। उस समय झारखंड में विधानसभा की 6 और लोकसभा की 1 सीट जो एसटी के लिए सुरक्षित की गई है उसमें कमी हो रही थी। अब इस बार फिर से लग रहा है जो डिलिमिटेशन होगा तो संभव है जो आदिवासी की जनसंख्या राज्य में घट रही है इसे हर कोई मान रहा है, वो आदिवासी समर्थक हो या गैर समर्थक हो। तो एक आशंका है जो इस बार आदिवासियों की जो जनसंख्या घटी है उस आधार पर डिलिमिटेशन होगा तो एसटी के लिए सुरक्षित एमएलए और एमपी की जो सीट है उसमें कमी आएगी। तो ये इससे सत्ता पक्ष के लोग चिंतित हैं? हाँ, बिल्कुल चिंतित है। जेएमएम, खासकर जेएमएम और इंडिया गठबंधन जो है वो आप देख रहे हैं कि वर्तमान में प्रो एसटी पॉलिटिक्स कर रहा है ये गठबंधन। और हेमंत सोरेन सरकार को जो थम्पिंग मेजॉरिटी मिला है उसमें आदिवासियों का ही सहयोग है। यही कारण है जो आदिवासियों के लिए सुरक्षित 28 विधानसभा की सीटों में 27 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। तो इसको मतलब और आसान भाषा में कैसे समझा जाए? जैसे आप जब समझा रहे थे तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि क्या जैसे स्टेट के पास जो अधिकार होता है कि प्रखंड बनाने को लेकर के या फिर जिला बनाने को लेकर के,
तो क्या इसी टाइप का ये अधिकार केंद्र के पास है, ये परिसीमन वाले मामले को लेकर के, या फिर ये पूरे तरीके से ऑटोनोमस है? ये जो संसद में जो व्यवस्था तय किया गया है उसके हिसाब से गाइडेड है? नहीं, ये केंद्र के पास पूरा अधिकार इसमें नहीं है, लेकिन केंद्र के सहमति से ही राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करते हैं। तो ऐसा माना जाता है ना, जो केंद्र में जिसकी सरकार है वो आयोग का गठन कर रहा है, तो केंद्र सरकार से वो आयोग प्रभावित होगा और वो जो निर्णय लेगा वो कहीं ना कहीं उस पर केंद्र की भाजपा सरकार का प्रभाव दिखेगा। ये जो आप 2002 में जो परिसीमन आयोग की जो बात कर रहे हैं, तो उस वक्त भी तो केंद्र में बीजेपी की सरकार थी? नहीं, यही था उस समय जब 2002 में किसकी सरकार थी? उस समय केंद्र में कांग्रेस की यूपीए की सरकार। 2004 तक तो अटल जी की सरकार। 8 में 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ। अच्छा। और उसका रिपोर्ट जो है वो 2008 में आया, 8 से इसको लागू किया गया। मतलब उस परिसीमन आयोग की अनुशंसा को 2008 में लागू किया। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। सिफारिश जब हुआ तो उस वक्त बीजेपी की सरकार थी? नहीं, 2002 में भी कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, कांग्रेस की ही 2004 से यूपीए 1 और 2 की जो सरकार बनी 2004 से 14 तक चली ना? 2004 से नहीं, मैं समझाता हूँ। जब आयोग का गठन हुआ उस समय बीजेपी की सरकार थी। आयोग उसके बाद बैठकें करता है, कई दलों की राय लेता है, लोगों से बात करता है, बहुत सारा वो उसको जो लगे चुनाव आयोग। चूंकि वो कंडक्टिंग एजेंसी, राष्ट्रपति के आदेश से कंडक्टिंग एजेंसी होता है चुनाव आयोग, और वो जो प्रक्रिया अपनाता है। तो वो जब 2008 में उसकी सिफारिशें लागू होनी थी, जब पूरे देश भर में हो गया, तो उस समय कांग्रेस की सरकार जो है झारखंड में थी। ठीक है, तो उस समय ये कहा गया कि ये मैसेज गलत चला जाएगा कि ट्राइबल की सीटें घट रही है, तो इसलिए झारखंड को परिसीमन से ही बाहर रख दिया गया। नहीं, इसको थोड़ा सा हम सुधार दे रहे हैं। पांडे जी ठीक बोल रहे हैं। जैसे 2008 में झारखंड में कांग्रेस ने यूपीए की सरकार थी। हाँ। मधु कोड़ा उस समय संभवतः मुख्यमंत्री थे, और केंद्र में भी उस समय यूपीए 1 चल रहा था। तो दोनों चूंकि सरकार एक ही नेचर की थी, इसलिए झारखंड सरकार, जो झारखंड के जो भी मतलब नेता थे, जाकर वहां पर अपना प्ली लिए, तो उस समय तत्काल इनकी मांगे मान ली गई और झारखंड में परिसीमन आयोग की अनुशंसा को स्थगित कर दिया गया। तो एक बात जो आप पहले समझा रहे थे कि अगर आयोग का जो मैसेज है उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते, तो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। सरकार अपना चाहेगी तो रोक, सरकार नहीं की होगी। हाँ। उस समय केंद्र सरकार की अनुशंसा पर आयोग ही उस परिसीमन आयोग के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाया होगा। तो अब फिर से ये डिलिमिटेशन का मामला कैसे उठ गया? मतलब अचानक से ये क्या वजह बनी? आज जो सदन में जो कि आप कवर कर रहे थे, तो क्या ऐसा ये मामला हुआ कि इसको लेकर के चर्चा शुरू हो गया? देखिए, पिछले लगभग 1 साल से, मतलब जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बने हैं, उसके बाद से यह चर्चा हो रही है कि केंद्र सरकार अब पूरे देश में परिसीमन कराएगी, और इसको लेके परिसीमन के साथ जो मतलब संवैधानिक प्रावधान किया गया है उसको जो हम देखे हैं, समझे हैं, उसमें है क्या कि हर जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन होगा, और वो पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करेगा। तो अब क्या है कि जनगणना का काम फिर से केंद्र सरकार शुरू करने जा रही है, जो सूचना है। तो 26 तक केंद्र सरकार चाह रही है कि हम जनगणना करा लें, और उसकी रिपोर्ट के आधार पर हम 27 मतलब मैक्सिमम 2028 तक हम परिसीमन करा लें, ताकि 2029 में लोकसभा का चुनाव होना है। तो इसको लेकर एक केंद्र सरकार ने या संभवतः परिसीमन आयोग ने एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन भी किया है।
उस पब्लिकेशन में वो बताया है कि कैसे मतलब परिसीमन अगर होता है तो जो टेंटेटिव जनसंख्या वृद्धि है, मतलब अभी तो जनगणना है 2011 की ही जनगणना है, तो जो जनसंख्या वृद्धि के अनुपात के में हिसाब से उसमें वो बताया है कि किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ सकती है, किस राज्य में कितनी सीटें घट सकती है। तो एक नया विवाद भी शुरू हो गया है। जो दक्षिण के राज्यों के बारे में जो रिपोर्ट है कि वो अपने यहाँ जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो इस कारण कहा जा रहा है और रिपोर्ट में भी है कि अब जैसे तमिलनाडु में 9, कर्नाटक में 2, आंध्र में 5, केरल में 6 और गुजरात में 6 सीटें घट जाएंगी। अच्छा, इसको लेकर के स्टालिन का अपना पक्ष है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, हाँ, उन्होंने एक बैठक भी बुलाई है और जिसमें संभवतः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाने वाले भी हैं। हाँ, 22 तारीख को वो बैठक होने तो वाली है। उसको हम स्पष्ट कर दें तो ये जो दक्षिण के राज्य हैं वहां पर सीटों की संख्या घटने का अनुमान है। वहीं जो हिंदी भाषी राज्य है जैसे यूपी, और यूपी में बताया गया है कि वहाँ 14 लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, बिहार में 11 सीटें बढ़ेंगी, झारखंड में भी 1 सीटें बढ़ेंगी, छत्तीसगढ़ में भी 1 सीटें बढ़ेंगी, मध्य प्रदेश में 5 सीट बढ़ेगी, आपको राजस्थान में 7 सीट बढ़ेगी। तो दक्षिण के राज्यों में एक चिंता बढ़ रही है, जो हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर रहे हैं तो हमारे यहाँ लोकसभा की सीटें कम क्यों होगी। तो उन लोगों ने मांग शुरू कर दिया, जो स्टालिन की आप चर्चा कर रहे हैं, जो हम जनसंख्या कम किए इसके आधार पर मेरा सीट की संख्या में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर दक्षिण के राज्य एक अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और झारखंड का आप समझ ही रहे हैं, जो यहाँ एसटी सीटें घटेंगी, इसको लेके। और वो 2008 की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें आपने पहले ही कह दिया कि विधानसभा की 6 सीटें और लोकसभा की 1 सीटें कमेंगी, जो खास करके जो एसटी रिजर्व सीटें। हाँ, तो वो 2 ऐसे 1 सीट बढ़ जाएगी, जो 14 है वो 15 हो जाएगा। हाँ, अभी का जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन है, एक अनुमान है, अनुमान के मुताबिक 1 बढ़ेगा। नहीं, आप उसको दूसरे रूप में समझिए। बताइए। जैसे लोकसभा की 14 सीटें हैं झारखंड में, तो 2008 का अगर परिसीमन आयोग की अनुशंसा लागू होता तो उस समय क्या होता, जो एसटी के लिए जो यहाँ 5 सीटें सुरक्षित है वो 1 कम हो जाती। अच्छा, हाँ, मतलब 4 सीट हो जाता। हाँ। और अभी का जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन कहता है, जो अब यहाँ झारखंड में लोकसभा की सीटें 14 से बढ़ के 15 हो जाएंगी। अब वो 15 में फिर अनुपात के आधार पर एसटी के खाते में एसटी की सीटें कितनी होंगी, एससी कितने रिजर्व रहेंगी और जनरल कितना होगा, वो अलग से फिर तय होगा। तो एक चीज जो पांडे जी सदन के अंदर इस पे बाबूलाल मरांडी ने भी अपनी जो पक्ष रखा है अपना, उसमें उन्होंने कहा कि अगर ये जो ट्राइबल सीटों को लेकर के जो चिंता है कि कम हो रही है, तो उसको उन्होंने जोड़ दिया चुनाव के दौरान, जो हिंदुओं की जो संख्या है, ट्राइबल्स की जो संख्या कम हो रही है, जिसको लेकर के लोग चुनाव के दौरान भी गए और वजह बताए, खास करके पाकुड़ और संथाल के इलाके में कैसे जो है कन्वर्जन हो रहा है, और इन तमाम तरीके की बातों को उन्होंने कहा। तो क्या ये बाबूलाल जी जो लाइन पकड़ रहे हैं और जो पक्ष के सत्ता पक्ष के लोग जो लाइन पकड़ रहे हैं, इससे आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में टकराव की भी स्थिति होगी? निश्चित तौर पे 2008 में जिस वजह से रोका था, वजह आज भी वही है। अब रही बात की एक भय और यहाँ की सत्ता पक्ष को ये सता रहा है कि परिसीमन में कुछ ऐसा खेल ना कर दिया जाए कि ऐसे विधानसभा का सीमांकन किया जाएगा जहां बीजेपी को माइलेज मिल जाएगा। आप साउथ की तरफ से तो मैसेजिंग यही है कि आप देखिए कि जहां साउथ में जहां पर बीजेपी कमजोर रह रही है, वहां सीटें कम हो रही है और हिंदी भाषी प्रदेशों में संख्या बढ़ाई जा रही है। यही तो राजनीति स्टालिन पकड़ के चल रहे हैं, जैसा पांडे जी। आप देखिए, अच्छा हम क्लियर कर देते हैं। एक सीटों की संख्या के घटने बढ़ने का विषय अलग है, आप इसको इस तरह से समझिए। एक है कि मान लीजिए रांची विधानसभा क्षेत्र है, इसमें हिंदू बहुल इलाकों की जनसंख्या मान लीजिए 3 लाख है और मुस्लिम बहुल इलाकों का जो जनसंख्या है वो 2 लाख है। तो
परिसीमन में एक आशंका व्यक्त की जाती है, जो मुस्लिम का जो 2 लाख का जनसंख्या है उसको थोड़ा सा उस क्षेत्र को काट के दूसरे में किसी में मिला दो, मतलब 25-25 हजार का 8 टुकड़ा बनाओ और उसको जो हिंदू की जो संख्या है उसको डोमिनेट करने की स्थिति में आ जाए, वैसा अब बनाया मान लीजिए जो रांची से सटा हुआ हटिया विधानसभा क्षेत्र है, और रांची विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम की आबादी मान लीजिए जो 2 लाख हो गया है, तो और हिंदू की आबादी 2.5 लाख है, तो मुस्लिम जब भी एकजुट होंगे तो वो अपना उम्मीदवार जिताएंगे। तो परिसीमन में एक आशंका व्यक्त की जाती है कि जो अब मुस्लिम जो मतलब जो भी सत्ताधारी दल है वो अपने इंटरेस्ट में उस आबादी का कुछ हिस्सा काट के दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जोड़ दे, मतलब उस क्षेत्र को काट के और दूसरे में जोड़ दे ताकि उसकी जनसंख्या घट जाए और हमारा जो, और इसी को आप हिंदू मुसलमान को हटा करके ट्राइबल नॉन ट्राइबल इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, और उसकी चिंता जो है सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे आम दर्शक को बताया सर ने, जैसे अगर आप रांची से ही समझे तो रांची में मान लीजिए कि अभी रांची विधानसभा में हिंद पीढ़ी आ रहा है, बीजेपी को अगर लगता है कि यहाँ हिंद पीढ़ी से हमको वोट नहीं आ रहा, इतना वोटर है 1-2 वोट या जो भी उनको, तो अब हिंद पीढ़ी का कुछ इलाका को हटिया विधानसभा में ठेला जा सकता है। तो ये तो सत्ता पक्ष खास करके जो इंडिया अलायंस में के अंदर जो दल हैं उनके बीच आशंका की ही बात है। हाँ, ये आशंका है, मैंने यही कहा कि बहुत ईमानदारी की उम्मीद तो राजनीति में की नहीं जा सकती। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए कि दिल्ली चुनाव में अब भी जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जाता रहा है कि वोटरों को काटा गया, वोटर लिस्ट से हटाया गया, नए वोटर लिस्ट फर्जी तरीके से जोड़े गए। हाँ, तो एक तो आरोप लग रहा है, तो उसी को आधार बनाया था ना निशिकांत दुबे ने। निशिकांत दुबे ने कहा था हम तो चुनाव से पूर्व बोल रहे हैं कि झारखंड के संथाल परगना में बेतहाशा वोटरों की वृद्धि हुई है, कहीं 50% से लेकर 150% तक, बोला ये सामान्य नहीं है। तो अब देखिए ये आशंका जब कांग्रेस की सरकार थी ना, अभी तक 4 बार परिसीमन हुआ, जब कांग्रेस की भी सरकार थी देश में तो उस समय भी यूपीए पे ये आरोप लगते थे कि परिसीमन इन्होंने अपने हिसाब से प्लान किया है। मतलब जो जब तक शीर्ष स्थान पे रहा वो अपने हिसाब से ही किया। हाँ, तो और कर रहा है और आगे भी होगा। हाँ, अब उसमें क्या होता है कि जैसे कि दरअसल परिसीमन का यही कॉन्सेप्ट है कि जनसंख्या सिर्फ ही नहीं कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ एक, और सभी को प्रतिनिधित्व मिले, सभी वर्ग को, कॉन्सेप्ट यही रहा। हाँ, यही इसी का मूल कॉन्सेप्ट है इसका। तो सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व, जहां पे ये लाइन बड़ा वेग है। अब वेग कैसे है, ओबीसी के कई नेता जो पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, सिर्फ ओबीसी की राजनीति करते हैं झारखंड में, वो ये कहते हैं कि ट्राइबल की जनसंख्या 27% है तो 81 का 27% तक मिल जाना चाहिए उनको। मतलब वो सीधे सामान्य तौर पे ये नहीं करे कि ट्राइबल का सीट घटना चाहिए, पर 27-81 का लेंगे तो 21 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 22 सीट ऐसे भी हो जाता है उसी तरीके। लेकिन इस मामले में निशिकांत दुबे तो स्पष्ट है, उन्होंने बकायदा कहा कि भाई डर किस बात का है, यही ना डर है कि आदिवासी सीट कम हो जाएगा, ये इसीलिए 2008 में आप लागू नहीं होने दिए। हाँ, तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि इस डर को हटाओ, आगे बढ़ो, दूसरे लाइन पे पॉलिटिक्स करो। तो इसी तरीके से अब क्या होता है कि सामान्य तौर पे जैसे ही आयोग गठित हुआ तो एक तो माना जाता है कि जो कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उसके अलावा जो चुनाव आयोग के जो अधिकारी जो हेड मुख्य चुनाव आयोग वो उसके मेंबर होंगे। राज्यों में एमएलए एमपी को मौका मिलता है कि आप इनको मेंबर हो सकते हैं, तो वो मेंबर होते हैं, फिर वो बैठकें तय होती है। मतलब पूरा जैसे झारखंड में अगर टीम आती है तो 10 जगह का लोकेशन चूज करेगी कि यहाँ हम बैठक करेंगे। उस बैठक में किसको बुलाते हैं, राजनीतिक दल के वहाँ के लोगों को, प्रबुद्ध नागरिक को, वो अपना डाटा या मतलब उसको रिफ्रेश करने के लिए। तो ये दरअसल 2 तरह का है, एक कि भाई जितनी जिसकी आबादी है, जैसे मान लीजिए कि आज विधायक को 5 करोड़ रुपया मिल रहा है, ठीक है, और उसको भवनाथपुर विधानसभा में खर्च करना है। भवनाथपुर बहुत लंबा विधानसभा है और उसकी आबादी बढ़ती जा रही है, तो मतलब विकास करना है। हाँ, और विकास के लिए ये व्यवस्थाएं बनाई गई। ये बनाई गई।
अब आशंका दो तरह का है, जैसे सर ने कहा कि दक्षिण के राज्य जो हैं उन्होंने अपने जनसंख्या नियंत्रण का जो तरीका है उसको सख्ती से लागू किया और उसको बहुत बढ़ावा दिया। तो वहां क्या हुआ कि वहां जो जनसंख्या की वृद्धि है वो नहीं हुई, और जैसा आज हिंदी भाषी प्रदेशों जैसा हाँ उस रेशियो में नहीं हुआ जैसा बाकी दूसरे राज्यों में हुआ। तो अब उनका प्रतिनिधित्व तो घटेगा। आज चमरा लिंडा जी ने कहा कि नहीं, पर ये जनसंख्या का आधार है डिलिमिटेशन में, ये कोई जरूरी नहीं, वो दरअसल है जनसंख्या मतलब एक मैंडेटरी है। हाँ एक कारण है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहला काम जो आयोग करती है सामान्य तौर पे कभी भी जब जाती है जिले में, तो हर विधानसभा में वर्तमान में एसटी वोटर कितने हैं, मतलब जनसंख्या क्या है, एसटी वोटर कितने हैं, जनसंख्या क्या है, और फिर ओबीसी, और फिर उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसको आप समझिए, जैसे कि राजमहल एक विधानसभा है संथाल परगना में, जहां पे बीजेपी सामान्य तौर पे एज में दिखती है जेएमएम के अपेक्षा। अब अगर राजमहल विधानसभा से उधवा को हटा दिया जाए तो वहां हमेशा बीजेपी मजबूत हो जाएगी, समझ गए। और उधवा को अगर पाकुड़ में शिफ्ट किया जाए तो उधवा में अगर पाकुड़ शिफ्ट होगा तो फिर इधर बहुत अधिक मुसलमान अल्पसंख्यक की आबादी होगी, तो एक नया विधानसभा क्रिएट किया जाए, क्या, बड़हरवा और उधवा, इसको मिला के बड़हरवा विधानसभा बना दिया जाए, और पाकुड़ को और थोड़ा सा लिट्टीपाड़ा इसको मिला के एक पाकुड़ बना दिया जाए। इसको कहता है रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो परिसीमन आयोग पूरा खेल का जो संकेत है उसको विपक्ष, चूंकि राजनीति कर रहे हैं सब लोग और चूंकि इसी सिस्टम का हिस्सा भी है सर, तो जाहिर सी बात है कि वो जो कर रहे हैं इन लोगों की भी जानकारी में है कि ऐसा किया जा सकता है, चूंकि ऐसा पहले हुआ है। हाँ, पहले इल्जाम लगते हैं, जैसे कोई भी एक विधानसभा का 2008 का ये है परिसीमन आयोग का किताब छपा हुआ। अब देखिए ईस्ट सिंहभूम में अभी क्या है, मानगो और गोलमुरी कम जुगसलाई, तो ये घाटशिला विधानसभा में भेजा गया था। इसमें घाटशिला, गोलमुरी और जुगसलाई, और पोटका विधानसभा में पोटका, मुसाबनी और डुमरिया। उसी तरह धालभूमगढ़ में विधानसभा आ गया था चकुलिया, और ये जो धालभूमगढ़ क्या नया विधानसभा है धालभूमगढ़? हाँ, वो उस समय बनाया गया था, ये प्रस्ताव था। हाँ, 2008 की अगर सिफारिशें लागू होती तो बहरागोड़ जो है एसटी सीट हो जाता। अच्छा, ठीक है, ये उस अनुसार से नक्शा बनाया गया। उसी तरह आप देखेंगे कि आपको मैं गोड्डा का भी करके दिखाता हूं, लोग वहां का आसानी से समझते हैं। जैसे जहां से दीपिका पांडे जीत कर आती हैं, तो मेहरमा विधानसभा एक नया निर्माण किया गया था। ये तो महागामा से जीत के आती है। हाँ, तो मेहरमा को ब्लॉक को मिला के एक नया विधानसभा, लेकिन ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसा किया था जिसमें विधानसभा की संख्या उतनी ही रहती, टोटल 81 ही, लेकिन उनका जो इस तरीके से नया बना गया था कि कई नए विधानसभा का गठन हो जाता है। उसमें आप देखिए ये है जो फाइंडिंग आया था, इसमें आप आसानी से दर्शक को भी बता सकते हैं। पहला काम इन लोगों ने लिया कि हम इतने तारीख को बैठक किया मुख्य जगह पे, वो ठीक है। फाइंडिंग में हम देखिए गढ़वा में, इसमें इन्होंने क्या निकाला, गढ़वा जिला में टोटल कितना पॉपुलेशन है, सेंसस पॉपुलेशन 2001 का, एससी पॉपुलेशन कितना है, एसटी पॉपुलेशन कितना है, उसके और इसमें सीट कितनी है, उस अनुसार से फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो यही आधार और यही डर जो है वो सता रहा है। सिर्फ एक डर ये नहीं है कि आदिवासी सीटों की संख्या घटेगी। अगर उस समय हुआ तो आप ऐसे कहेंगे कि उस समय एससी सीट बढ़ रहा था, तो एससी सीट बढ़ रहा था, तो अब है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इरफान जी जहां से जीत के आते हैं और जिस 2 ब्लॉक में वो कमजोर पड़ते हैं उसी 2 ब्लॉक को जामताड़ा में रखा जाए, और जिस ब्लॉक में वो मजबूत हैं वो ब्लॉक किसी और विधानसभा में अगर नया क्रिएट कर दिया जाए,
तो फिर उनके लिए मतलब डिलिमिटेशन के जरिए जो मैं समझ पा रहा हूँ, खास करके जो आशंकाएं हैं, ये तो सारी आशंकाएं ही हैं, कोई फैक्ट तो है नहीं, ठोस सबूत भी नहीं है, लेकिन विपक्ष को ये लग रहा है, जो केंद्र के जो विपक्ष में है, जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उसको ये लग रहा है कि डिलिमिटेशन के जरिए जो है लिमिट में करने की कोशिशें होंगी। हाँ हाँ, पूरा यही तो राजनीति का खेल है अभी, या मतलब पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद का और बहस का मुद्दा भी यही है, अकबर के केंद्र में यही है कि डिलिमिटेशन के माध्यम से भाजपा की जो केंद्र की सरकार है, झारखंड में इस तरह लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करेगी जिसमें वो उन लोकसभा क्षेत्रों में जहां हमेशा कमजोर पड़ती है बीजेपी, उसको वो मजबूती प्रदान कर देगी। ऐसे एरिया को जोड़कर वो अपने मतदाताओं की संख्या उस लोकसभा क्षेत्र में बढ़ा लेगी। मतलब राजनीति सिर्फ वोट से नहीं होना है, नहीं, पूरा एक व्यवस्था है। और देखिए मतलब इसमें जो एक और विवाद पिछला बार, यह विवाद मतलब सुलगते सुलगते बुझ गया था, चूंकि डिलिमिटेशन लागू नहीं हुआ, जो पांडे जी अभी बोल रहे थे, पिछले बार के प्रस्ताव में एससी की सीटें बढ़ रही थी। तो अब अगर डिलिमिटेशन लागू नहीं हुआ तो एससी समुदाय को तो हानि हुई, उसकी एक सीट बढ़ती। तो इस बार अगर फिर डिलिमिटेशन को अगर रोका गया तो एससी समुदाय से हो सकता है जो मांग यहाँ उठने लगे, तो नहीं, यहाँ डिलिमिटेशन लागू होना चाहिए क्योंकि हमारी सीटें बढ़ रही है। एक ये नया राजनीतिक विवाद मतलब भी जन्म हो सकता जैसे है। बिल्कुल। और मतलब कुछ समझाना चाह रहे हो आप? नहीं, वो दर्शक को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आशंका और क्यों, मतलब बीजेपी और ये सत्ता पक्ष और विपक्ष क्यों मतलब दो टैग ऑफ वार के तरह है और बीच में डिलिमिटेशन खड़ा है। उसी को उदाहरण, अभी गढ़वा में 2 है विधानसभा, गढ़वा और भवनाथपुर। अब उसके अनुसार मैं ये 2008 का कह रहा हूँ, अभी 2026 वाला नहीं। तो भवनाथपुर से कौन कौन से कटते हैं? गढ़वा से भवनाथपुर एक विधानसभा हो जाता, पिपरा कला भवनाथपुर एससी के लिए रिजर्व हो जाता। हाँ, भवनाथपुर एससी के लिए रिजर्व हो जाता। अभी जो जनरल है यहाँ से, अभी जो छोटे राजा जीत गया, हाँ, पहले भानु प्रताप साहब, तो वो एससी रिजर्व होगा। और पिपरा कलान जो एक नया विधानसभा बनता गढ़वा। अब इसमें क्या है देखिए, भवनाथपुर, कांडी, मझगांव, नगर उटारी और ये खरकुंदी और मझगांव, ये मिला के इतना जो ब्लॉक है एक विधानसभा हो जाता है। और जो नया जो पिपरा कलान विधानसभा बनता है, इसमें ढुरकी, रमना, मेराल, डांडी, चिनिया, ये एक विधानसभा होता। और गढ़वा में क्या होता? गढ़वा, रंका, रमकंडा और भंडरिया, ये ऐसे ब्लॉक बांटे जाते। अब विपक्ष को डर ये है कि ठीक है, अब इनकी सरकार है, अब इनको पता है कि किस ब्लॉक में मेरे वोटर है, और ये इंफॉर्मेशन अगर आयोग के पास चला गया या आयोग को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया कि ये जो ऐसे रूट जा रहा है इसको ऐसे कर देना है, तो वो वोट का जो मतलब आने वाले दिनों में राजनीति जो है, खास करके डिलिमिटेशन को लेकर के, मतलब बहुत ही, क्या बोला जा सकता है इसको, रोमांचक बोला जा सकता है क्या? मतलब रोमांचक स्थिति होगी। और मेरा जो अनुभव और आशंका है, जो डिलिमिटेशन के मुद्दे पर वही राजनीति होगी जो पिछले कई वर्षों से सरना धर्म कोड और आरक्षण के मुद्दे पर डोमिसाइल को लेकर के हो रहा है। डोमिसाइल नहीं कहिए, सरना धर्म कोड और आरक्षण को मतलब मेन मुद्दा हम कह सकते हैं। इसी तरह की राजनीति होगी। क्योंकि सरना धर्म कोड लागू करने की सत्ता पक्ष की मांग को भाजपा कभी इनकार नहीं करती है, लेकिन उसको स्वीकार भी नहीं करती है। उसी तरह आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे पर भी भाजपा कभी ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने का विरोध नहीं करती है, लेकिन उसको होने भी नहीं दे रही है। अब यही हाल यहाँ भी होगा। एसटी की सीट जो घटेगी तो बीजेपी उसका विरोध भी करेगी, ये नहीं घटना नहीं चाहिए। अच्छा, चूंकि आपने आरक्षण का जिक्र किया है, हाँ। ये जब डिलिमिटेशन को लेकर के जब बहस हो रही थी सदन के अंदर, तो आरक्षण, खास करके ओबीसी आरक्षण को लेकर के
जो एक सवाल बाबूलाल मरांडी से हमेशा पूछा जाता रहा है, आज उन्होंने उसका जवाब भी दिया सुदीप कुमार सोनू के सवाल का, और उन्होंने बकायदा बताया। तो ये आरक्षण को लेकर के बाबूलाल मरांडी का जो पक्ष है, और खास करके बीजेपी के ऊपर सवाल जो उठता है कि भाई 27% आरक्षण जो ओबीसी के लिए था, बाबूलाल मरांडी बने पहले मुख्यमंत्री राज्य के, और उसको 14% कर दिया गया। तो एक आरोप तो है इनके ऊपर। तो बाबूलाल का जो पक्ष है वो अगर दर्शकों को आप... हाँ, नहीं देखिए, वो आज सुदीप कुमार सोनू भी यही सवाल खड़ा किए थे कि जो जनसंख्या अगर किसी का कम हो जाता है तो उसकी सीट घट जाएगी डिलिमिटेशन में। तो जब आप मुख्यमंत्री बने तो उस समय तो ओबीसी का जनसंख्या झारखंड में घटा नहीं, आरक्षण मिल रहा था बिहार में 27%। तो आप उस आरक्षण को घटाकर ओबीसी का 14% क्यों कर दिया? तो बाबूलाल जी ने इसका जवाब दिया ये कि बिहार में ये आदिवासियों को 2% आरक्षण मिला। मतलब संयुक्त बिहार था तो 27% आरक्षण नहीं मिल रहा था। किसको मिल रहा था? नहीं, आदिवासियों को आदिवासियों को नहीं मिल रहा था। वहां पर ओबीसी नहीं, उनका दूसरा चीज कहना था। उनका कहना ये था कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ जी, तो आदिवासियों को जो आरक्षण का प्रतिशत था बिहार में और झारखंड में जो समान था, वो बिहार में 2% हो गया आदिवासियों के लिए, चूंकि उनकी जनसंख्या कम थी। यहाँ आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा थी, तो यहाँ हमने उनका आरक्षण 26% कर दिया बढ़ाकर। उसी तरह से ओबीसी का इसका एससी का जनसंख्या के आधार पर यहाँ 10% आरक्षण उनका प्रावधान किया गया, और जो रेस्ट 14% आरक्षण जो बचा वो हम ओबीसी को दिए, 50% का स्लैब है। उसके बाद उन्होंने एक और तर्क जानकारी दी, और तर्क कह सकते हैं कि हमने ओबीसी के जनसंख्या बढ़ाने का भी काम किया और 73% तक राज्य में आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, लेकिन उसमें हाँ, लेकिन उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। तो हम इसमें कहीं से दोषी नहीं है। आप लोग मतलब दस्तावेज बिहार से मंगाकर और झारखंड के जो कार्मिक विभाग में जो दस्तावेज है उसको आप लोग अवलोकन करके आप लोग समझ सकते हैं। नहीं, वो तो जिला में जो आरक्षण है उस पे कह रहे थे। बाबूलाल का यही कहना था कि देखिए, बिहार से हम आए थे, अब बिहार से आए थे तो बिहार में आदिवासियों का आरक्षण इतना नहीं था, हम यहाँ जनसंख्या के आधार पे आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाएं, उसके बाद एससी का आरक्षण बढ़ाएं, एससी का जो आरक्षण है, और जो बचा हुआ था चूंकि 50% का ही स्लैब था, मैंने तो कहा इसको तोड़ दो। हाँ, तो लड़ाई चल रही है। हाँ, तो मैंने कहा इसको तोड़ दो, लेकिन कोर्ट ने उस नियम को ही गिरा दिया, टर्न डाउन कर दिया उस सरकार के उस आदेश को। तो बचा हुआ जो 14% है वो हमने दिया। अब जो जिलों में, कई जिलों में ओबीसी का आरक्षण के शून्य हो गया है, दरअसल उसके पीछे उन्होंने कहा कि बिहार के ही समय से था और बिहार का हूबहू हमने अधिक अंगीकृत किया है, इस वजह से ये हुआ है। आप डॉक्यूमेंट मंगा के देख सकते हैं, ये है। लेकिन दरअसल ये देखिए, सिर्फ डिलिमिटेशन का मुद्दा ये नहीं है कि सिर्फ जनसंख्या और इसको लेकर, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई अपने आप को ओबीसी, आज जो सामान्य सीटें हैं वहां सबसे अधिक कौन जीत कर आ रहा है? ओबीसी के उम्मीदवार, प्रतिनिधि, उनके वही जीत के आ रहे हैं। तो इसका कोई मेरे पास फैक्ट नहीं है। नहीं, ऐसे आप देख लीजिए ना, 81 हमारा विधानसभा के विधायक हैं, 28 माइनस कर दीजिए, 9 माइनस कर दीजिए, कितने बचे उसमें सामान्य जाति में? मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर जो सामान्य सीटें हैं उसमें जीतने वालों की अगर लिस्ट देख ली जाए तो उसमें ओबीसी के लोग ज्यादा हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि उनका पॉपुलेशन भी ज्यादा है। ठीक है। अब जो यहाँ पर क्या मुद्दा हो रहा है कि एससी के लिए तो सीट बढ़ रहा है, मतलब उनकी संख्या, सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, एसटी के घट जाएगी, लेकिन जो सामान्य सीटें जो ज्यादा बढ़ेंगी वो कहाँ जाएगा? उसके अधिकतर कौन होंगे? मतलब वहां वोटर वो ओबीसी समुदाय के होंगे, मतलब उनका प्रतिनिधित्व और बढ़ेगा। अब क्या है कि इस बात को राहुल गांधी जी भी जान रहे हैं, और राहुल गांधी जी भी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जो ये 50% वाला जो आरक्षण का स्लैब है, जिसको ये एक तरीके से बांध दिया गया कि इससे ऊपर नहीं जाएंगे,
इसको तोड़ने की जरूरत है। और हमारी सरकार, तो राहुल गांधी ने बकायदा कहा भी है कि हाँ, इसको तोड़ेंगे जब उनको सरकार बनेगा उनका केंद्र में, तो वो तोड़ेंगे। अब ये विषय इसमें ये आता है कि जब टूटेगा तब तो टूटेगा, और वो सस्टेनेबल होगा कि नहीं कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जैसे मैं बता रहा था कि 9वीं अनुसूची का, जब सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने यह कह दिया कि 9वीं अनुसूची ऐसा नहीं है कि समीक्षा नहीं की जा सकती, तो अब उसको किस तरीके से राहुल गांधी तोड़ेंगे? अगर फिर उसके बाद कोर्ट का आदेश आ गया कि नहीं, संसद के पास तो सबसे ज्यादा अधिकार तो वही है ना बाबा। तो सुप्रीम कोर्ट का लाइन आखिरी थोड़े है, इसी देश में अध्यादेश ला करके बहुत सारी चीजें बदली गई। वो जैसे वो कह रहे हैं, तो अभी जान रहे हैं कि डिलिमिटेशन जब होगा, पूरे देश में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? ओबीसी की। हाँ। तो ओबीसी की सीट बढ़ेगी, इसीलिए अपने हर चुनावी भाषण में वो ओबीसी को टारगेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फिलहाल जो देश में आप देखेंगे अगर पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस, तो उसमें ओबीसी समाज में सर्वाधिक, मतलब बीजेपी का इन्फ्लुएंस ज्यादा दिख रहा है, एनडीए का। मतलब ज्यादातर अभी बीजेपी और खास करके पीएम नरेंद्र मोदी का जो अपना एक वोट बैंक तैयार हुआ है, उसमें ओबीसी का सबसे ज्यादा बड़ा चंक है। लेकिन इस मामले में आज सदन में, विधानसभा में रामेश्वर उरांव ने मतलब सुझाव दिया, और उनके सुझाव पर सभी लोग लगभग चुप हो गए। उनका सुझाव था कि दक्षिण के राज्य जिस तरह से कह रहे हैं कि ये जनसंख्या कम भी है, फिर भी मेरी सीट नहीं घटनी चाहिए, उसी तरह से आप यहाँ भी मांग कीजिए जो जनसंख्या का इसमें कोई भूमिका न हो और सीटें बढ़नी चाहिए। हाँ, मतलब ट्राइबल सीटें कम से कम इतना तो एश्योर हो, जैसा कि रामेश्वर उरांव बोल रहे थे कि भाई वो सुनिश्चित हो कि वो रहे घटे नहीं, इस पे काम बातचीत। हाँ, मतलब सीटें बढ़े, सबका बढ़े, आदिवासियों की सीटें भी बढ़े, और इस पे हमको काम करना चाहिए। इस पर मतलब रामेश्वर उरांव पूरा जोर दे रहे थे। अब वो जो सवाल है हमारा, उस पे कहना चाह रहा था कि आयोग जो निर्माण होता है, वो एक तरीके का ही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करने की कोशिश करता है। अगर झारखंड में ये कह रहे हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दिया जाए, तो हमारा अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेगा तो हो सकता है कि झारखंड में 2 लाख ही वोटर एक विधानसभा में हो, लेकिन बगल के बिहार में 4 लाख तो नहीं हो सकता। तो ये जो आयोग का जो सिफारिश है, मतलब हर विधानसभा लोकसभा में वोटरों की संख्या, एक अनुपात बनाया जाता है, एवरेज मौजूदा सीटों को ही अगर ले लें सर, तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि रांची विधानसभा में, अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि अगर 5 लाख वोटर है तो हटिया में भी 5 लाख ही होगा, ऐसा तो अब तक अभी भी पांडे जी बोल रहे थे, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा हम सुधारना चाहेंगे। उसमें आयोग जब एक सैद्धांतिक सहमति बनाता है, तो पहाड़ी इलाकों में विधानसभा सीट पर जनसंख्या का अनुपात क्या होगा, समतली इलाकों में क्या होगा, जैसे दिल्ली और रांची जैसे, मतलब जहाँ जनसंख्या का घनत्व तो बहुत अधिक है, वहाँ का क्षेत्र क्या होगा, इसको देखा जाता है। वो ऐसा नहीं है जो हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग एक ही मतलब फॉर्मेट होगा, वो जरूरी नहीं है। एक आखिरी जो सवाल है जिसका जिक्र कैप्शन में भी हमने किया है, अब आप देखिए कि चाहे वो सरना धर्म कोड का मसला हो, या फिर आरक्षण का मसला हो, ओबीसी का आरक्षण का मसला हो, या फिर अभी आप देखिए कि एक नया जो 1,36,000 करोड़ का लेकर के जो चल रहा है, इन तमाम चीजों पे जो है केंद्र और स्टेट जो है झारखंड, वो आमने सामने दिखाई पड़ता है। मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखते हैं, केंद्रीय मंत्री कुछ बोलते हैं, यहाँ फिर मंत्री कुछ बोलते हैं, तो अलग अलग तरीके का बयान से जो है लगता है कि हाँ तनावपूर्ण स्थिति है। तो क्या ये जो डीलिमिटेशन के कारण भी अब एक और नया तनाव, एक नया रार जो है केंद्र और स्टेट के बीच में देखने को मिलेगा? हाँ, पूरा रार दिखेगा, और ये सड़क पर भी आपको रार देखने को मिल सकता है। चूंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि जो केंद्र में भाजपा की सरकार है, मतलब एनडीए की सरकार है, और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, और दोनों का विचारधारा सब कुछ विपरीत है। तो जो यहाँ का सत्ता पक्ष केंद्र सरकार से मांग करेगी जो हम डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए झारखंड में, तो केंद्र की भाजपा सरकार उसको क्यों मान लेगी? वो भी तो राजनीति कर रही है।
दोनों राजनीति कर रहे दोनों हैं राजनीति कर और रहे हैं, दोनों अपने फायदे की राजनीति कर फायदे रहे की हैं। राजनीति कर रहे हैं। ये मांग करेंगे वो, और राजनीति में कोई नियम, नैतिकता और कायदा इस टाइप का नहीं नहीं, चीज और तो ये सिर्फ सिर्फ कहानियों झारखंड में। तक ही नहीं सीमित है हाँ। ना। मान लीजिए कि साउथ का, अगर साउथ में इतना है ज्योग्राफिकल एरिया, और वहां लोकसभा की सीटें घट जाए, और यूपी से और लोकसभा की सीटें बढ़ जाए, बिहार से बढ़ जाए, झारखंड से बढ़ जाए, तो लोकसभा का स्ट्रक्चर आप देखिए कि साउथ का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। हाँ, तो आप देखिए हाँ, ना, हिंदी तो भाषी प्रदेशों में ज्यादा समर्थक वोटर है ना, आप देखिए उसका यही तो वजह है ना कि इसी को, स्टालिन जो है उसको हाँ, लीड इसी कर रहे हैं। तो मान लीजिए झारखंड के पास एक अपना कारण है कि भाई ट्राइबलों की सीट नहीं घटनी चाहिए, इसलिए हम इसका डिलिमिटेशन का विरोध करते हैं। साउथ का ये कहना है कि जनसंख्या आधारित अगर आप बनाएंगे, तो हम लोगों ने जनसंख्या खूब नियंत्रण किया, इसकी वजह से मेरा सीट घट जा रहा है, तो हमारा साउथ का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में घट जाएगा। तो उसी तरह से आसाम, आज जैसे सुप्रीम कोर्ट में आया, जो राज्य उस समय मणिपुर को और झारखंड को अलग किया गया था, तो उनका एक अपना तर्क है कि भाई जिस राज्य में मान लीजिए कि कोई तो ऐसी आबादी होगी ना कि जहां उसको क्या बोले, पॉपुलेशन ग्रोथ रेशियो जो है वो फास्टेस्ट स्पीड पे ना हो। पहले जैसे ट्राइबल इलाकों में ही कहा जाता था कि मतलब उतने बच्चे नहीं होते, उतनी उनकी संख्या नहीं होती, इस तरीके से कई तर्क दिए जाते थे, बहुत तरीके का, कि भाई कई जगह बीमारी कारण है, कई जगह नशा कारण है, बहुत तरह का तर्क दिया जाता था। और कहीं पर देखा जाता था कि भाई किसी वर्ग में बहुत तेजी से आबादी बढ़ रहा है। तो अब ये है कि साउथ के लोग, या मान लीजिए जनसंख्या नियंत्रण पे 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए उनके यहाँ से ये प्रैक्टिस 10 वर्षों से 20 वर्षों से चल रहा है, तो जनसंख्या तो उनकी भी बढ़ रही है, लेकिन उस रेशियो में नहीं बढ़ रही। वही मसला है, और इन्हीं सब चिंताओं के कारण जो है विरोध भी हो रहा है, और बाकी तमाम सारी चीजें जो सदन के अंदर हुई उस पर हम लोगों ने चर्चा भी किया, और बहुत ज्यादा जानकारी ठोस नहीं, लेकिन जो मोटा मोटी तौर पे जो चीजें सामने आनी चाहिए, इस लाइव में हम लोगों ने यही प्रयास किया कि आपको बताया और समझाया जाए। और जैसे ही इस पे राजनीति तेज होगी, जो चीजें आएंगी वो फिर से जो है हम लोग आप तक लेकर के हाजिर होंगे। पांडे जी आखिरी में कुछ बोलना चाह रहे हैं? चूंकि अभी लेटेस्ट जनगणना जो है 2011 है, चूंकि कोरोना के चलते नहीं हो पाया, तो अब कई राजनीतिक दलों का ये कहना है कि जब जनगणना ही नहीं हुआ तो डिलिमिटेशन भी नहीं होना चाहिए, फ्रेश जनगणना होने दीजिए, उसके बाद आयोग का गठन हो, उसके बाद वो आयोग अपना रिपोर्ट देगा, उस पे होना चाहिए। नहीं तो केंद्र जनगणना तो होना है, ये संकेत आ रहा है, जो जनगणना अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुरू करके और 26 में जनगणना को पूरा करके और उसके बाद डिलिमिटेशन का काम प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, आप लाइव में बने रहे, इसके लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।